हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में कवर कर रहे हैं टीडीएस का 5th पार्ट। तो देखिए, टीडीएस के 4 वीडियो कवर करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो पहले जाके देख लीजिए, जिससे आपका बेस कवर होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, सेक्शंस आपको अच्छे ढंग से समझ में आएंगे और आगे के सेक्शंस भी आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए, आज की वीडियो का पहला सेक्शन है सेक्शन 194 आइए, जिसमें बोल रहा है टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। तो देखिए, सेल ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। सिंपल सा प्रोविजन है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी पर टीडीएस कटता है, जो कि बायर काटता है। देखिए, आपको पता है कि इस ट्रांजैक्शन में दो पार्टी होगी, एक तो सेलर होगा जो अपनी हाउस प्रॉपर्टी बेच रहा है, और एक बायर होगा। ठीक है, तो सेलर की जो इनकम होगी वो क्या होगी, हाउस प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू। उस पर जनरली बायर टीडीएस काटेगा और टीडीएस काट के बाकी अमाउंट क्या कर देगा, सेलर को पे कर देगा। तो देखिए, जैसे सेल वैल्यू कितनी है, 60 लाख। कितनी, 60 लाख। उसका 1% टीडीएस कट गया, 60,000, जो कि किसने काटा, बायर ने काटा। बायर कौन है, ट्रांसफरी। सेलर क्या है, ट्रांसफरर। याद रखना, सेलर है ट्रांसफरर, बायर है ट्रांसफरी। बायर टीडीएस काटेगा, कितना काटेगा, 1% काटेगा। कब काटेगा, जब कंसीडरेशन 50 लाख या उससे ज़्यादा का हो, यानी जब सेल वैल्यू 50 लाख या उससे ज़्यादा को। यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं बोली जाती, यहाँ पे क्या बोली जाती है, सेल वैल्यू। ठीक है, कितने में दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में आ गया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या सेल वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे, सेल वैल्यू। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान के चलिए कितनी है, अगर 60 लाख की है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अब 60 लाख की है और सेल वैल्यू 40 लाख की है, तो इस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन देखिए, याद रखना कि इससे आप बच नहीं सकते हो, क्योंकि अदर प्रोविजन भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को जानबूझ के 40 लाख में बेच रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो सेक्शन 50C में आ जाएगा। तो सेक्शन 50C आपको पता है कैपिटल गेन, उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसको 60 लाख ही लेनी पड़ेगी। उस केस में क्या होगा, उसका कैपिटल गेन ज़्यादा बनेगा। और इसी तरीके से जो खरीद रहा है, अगर वो जानबूझ के कम में खरीदने की कर रहा है 40 लाख में, तो उस केस में जो डिफरेंस का पार्ट है वो गिफ्ट में टैक्सेबल हो जाएगा, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। गिफ्ट का जो प्रोविजन है ना, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2.10, जनरली उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए, आपने टीडीएस तो बचा लिया 1%, जो जो सेलर है उसने टीडीएस तो बचा लिया, लेकिन उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसको हायर दिखानी पड़ेगी, उसको 60 लाख दिखानी पड़ेगी। तो उस केस में उसका कैपिटल गेन ज़्यादा बनेगा और बायर को भी नुकसान हो जाएगा। बायर की वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा और उस अकॉर्डिंग उसका टैक्स का पार्ट होगा, जो भी डिफरेंस का पार्ट है, याद रखना। ठीक है, तो आप इसका एग्जाम्पल दूसरा भी ले सकते हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं कि सेल वैल्यू 60 लाख है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 50 लाख की है, तो टीडीएस तो देना ही पड़ेगा। टीडीएस तो 1% काटना ही पड़ेगा। इसके अलावा सेक्शन 50C के प्रोविजन भी लग जाएंगे। और बायर के केस में, यानी तो सेलर के केस में हो गए, और बायर के केस में गिफ्ट से रिलेटेड प्रोविजन भी एप्लीकेबल हो जाएंगे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना कि जनरली जो बायर है उसको 10 नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे आपको बताया ना, बाकी सारे जो भी डिडक्टर होते हैं, उनको 10 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर्म नंबर 49B फिल करना पड़ता है और 10 नंबर जो 10 डिजिट का है, अल्फ़ाबेट, और ये अल्फ़ा न्यूमेरिक बोलते हैं जनरली, अल्फ़ाबेट में भी होता है और न्यूमेरिकल भी होता है, तो जनरली वो लेना पड़ता है। तो डिडक्टर को यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है और पैन कार्ड से ही काम चल जाता है, यानी पैन नंबर से ही काम चल जाता है। आपको बताया कि सेलर को, यानी डिडक्टी है, उसको पैन नंबर देना पड़ता है। अगर वो नहीं देगा तो 1% या 20%, विच इज़ हायर, तो उसकी इनकम पर 20% टीडीएस कट जाएगा और बाकी उसके हाथ में आएगी। तो इस केस में सेलर तो क्या करेगा, अपना पैन नंबर देगा ही देगा और बायर को भी क्या करना पड़ेगा, पैन नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, एक तरीके से ब्लैक मनी के प्रोविजन को रोकने के लिए सेक्शन आया है, हम ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि नहीं तो क्या करते हैं, अपने रिलेटिव को कम वैल्यू पर ट्रांसफर कर देते हैं, उस केस में टीडीएस कटता नहीं है। ये पार्ट हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि 50 लाख से कम ट्रांजैक्शन है, लेकिन बाकी सेक्शन तो एप्लीकेबल हो गए, तो ये सेक्शन तो एप्लीकेबल हो ही रहे हैं। पर अगर इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा, 50 लाख या उससे ज़्यादा, तो उस केस में टीडीएस 1% तो कटेगा ही कटेगा। अब देखिए, इसके अलावा क्या बोल रहा है कि जब भी एक बायर क्या करता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, मान के चलो किसी सोसाइटी का फ्लैट खरीदा बिल्डर से, तो सामने वाला क्या करता है, मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग फीस, इलेक्ट्रिसिटी फीस, वाटर फैसिलिटी फीस, मेंटेनेंस फीस, एडवांस फीस या कोई भी सिमिलर नेचर के चार्जेस जो कि इमोल प्रॉपर्टी के इंसिडेंटल है। इसका मतलब जब भी आप इमोल प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो उसके साथ ये चार्जेस तो होते ही हैं, तो ये भी कंसिडरेशन में इंक्लूड किए जाएंगे, ये बोल रहा है। ठीक है, मान के चलिए कि एक लैंडलॉर्ड से या ओनर से या बोल सकते हैं बिल्डर से मैंने प्रॉपर्टी खरीदी जो कि 49 लाख की थी, लेकिन जिस सोसाइटी में मैंने खरीदी, वो बिल्डर या ओनर जो बोल सकते हैं, बिल्डर जो सोसाइटी का एक तरीके से बिल्डर था मेन, उसने बोला कि क्लब मेंबरशिप फ़ीस के, कार पार्किंग फ़ीस के, इलेक्ट्रिसिटी के 2 लाख और लगेंगे, तो टोटल मिला के मैंने 51 लाख दिए। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि 49 लाख वैल्यू है। 49 लाख क्या है, सेल वैल्यू है, कंसिडरेशन की वैल्यू, ऐसा नहीं है। 51 लाख होगी और 1% टीडीएस काटना पड़ेगा, 1% टीडीएस काटना पड़ेगा। तो मैं तो काटूंगा, और किसकी इनकम होगी, सेलर की इनकम पर काटूंगा ही काटूंगा।
प्रोसीजरल पार्ट तो देखिए सिंपल सा है, वैसे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है, नो रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन 10 टू द डिडक्टर अंडर दिस सेक्शन। तो यहाँ पे बोल रहा है डिडक्टर जो बायर है उसको 10 नंबर की जरूरत नहीं है, पैन कार्ड से काम चल जाता है। फिर देखिए साथ में ये भी बोल रहा है कि डिडक्टर को क्या करना पड़ेगा, अंडर सेक्शन 194 IA शैल ऑल्सो फर्निश टू DGIT डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और एनी पर्सन ऑथोराइज बाय हिम ए चालान कम स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 26 QB इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड। देखिए जनरली ये तो वैसे भी होता है, जब भी सेल ऑफ प्रॉपर्टी का पार्ट होता है तो जो बायर है उसको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 26 QB फिल करना पड़ेगा। कब, जब उसने डिडक्शन की है जिस मंथ में, उसके अगले 30 दिन के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म नंबर 26 QB फिल करना पड़ता है, चालान कम स्टेटमेंट। वैसे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जनरली जब मैं आपको MCQs कवर कराऊंगा तो उसमें मैंने अलग से ये नीचे कवर कर रखा है फॉर यू लिख के, जिसमें आपको दिखा रखा है कि ड्यू डेट क्या है, इसके अलावा सेक्शन क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फॉर्म 26 QB दिख रहा है, TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच TDS इज डिडक्टेड। जिस मंथ में TDS डिडक्ट किया है उसके आपको पता है कि अगले 30 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। चालान कम स्टेटमेंट एक तरीके से बोल दिया। इसके अलावा देखिए फॉर्म नंबर 16B की भी बात कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि जब आपने क्या करा, ये चालान कम स्टेटमेंट सबमिट किया, जो भी ड्यू डेट है उसके 15 दिन के अंदर आपको फॉर्म नंबर 16B भी फर्निश करना पड़ता है। एक TDS सर्टिफिकेट है, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, फर्निश करना पड़ेगा। तो ये पार्ट भी आप एक बार पढ़ के देख लेना, ऐसे वैसे ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर देखिए अगला जो सेक्शन आ रहा है वो आ रहा है सेक्शन 194 IB TDS ऑन पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल और HF। अब देखिए अगर आपने याद रखना ये वाला पार्ट कवर किया पिछले वीडियो में, लास्ट बिल्कुल सेक्शन था 194I, जिसमें क्या बोल रहा है, ऑल पर्सन। फिर देखिए क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल HF इफ टैक्स ऑडिट इज डन। पहले बोल दिया अदर देन इंडिविजुअल HF, फिर क्या बोल दिया, अगर टैक्स ऑडिट होती है तो जनरली तब ये TDS ऑन रेंट का पार्ट अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो पर्सन जो है वो इंडिविजुअल एक तरीके से क्या है, बिजनेसमैन हो गया जिसकी टैक्स ऑडिट होती है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे ये जनरली कॉमन पर्सन की बात कर रहा है, जिसकी जरूरी नहीं कि लास्ट ईयर में टैक्स ऑडिट हो, तो यहाँ पे टैक्स ऑडिट इसकी हुई ही नहीं है। डिडक्टर कौन है, जिसकी टैक्स ऑडिट हुई ही नहीं है। नहीं तो आपको पता है कि अगर टैक्स ऑडिट होती है तो ऊपर वाले प्रोविजन में वो आ जाएगा, यानी 194I में आ जाएगा। यहाँ पे जो डिडक्टर है वो कौन है, इंडिविजुअल या HF इफ लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट वाज नॉट डन अंडर सेक्शन 44AB, जिसमें आपको पता है कि जो टर्नओवर है 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं हुआ, ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज़्यादा नहीं हुई, तो वो पर्सन की बात कर रहा है। अब देखिए आपको पता है कि इसमें जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, वो आराम से फ्लैट अफोर्ड कर सकते हैं 1 लाख का, 1 लाख का फ्लैट अफोर्ड कर सकते हैं पर मंथ का। तो अगर मान के चलिए उन्होंने पिछले साल पूरे 12 महीने फ्लैट लिया तो 12 लाख का रेंट बना, ठीक है, जो कि जनरली बोल सकते हैं कि 50,000 से ज़्यादा का बन रहा है, जो कि जनरली क्या बोल सकते हैं, 50,000 से ज़्यादा का बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे एग्जम्पशन कब है, अगर 50,000 या उससे कम रेंट हो पर मंथ का तो TDS काटा नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर 50,000 से ज़्यादा का है, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपए पर मंथ रेंट है, 12 महीने के हिसाब से 12 लाख हो गया, तो 12 लाख का 5% यानी 60,000 TDS काटना पड़ेगा। जो भी रेंट पे कर रहा है, यानी जो भी सेलिब्रिटी या स्टार रेंट पे कर रहा है, वो 60,000 पे TDS काटेगा और बाकी 11,40,000 उस ओनर को देगा जो कि इस लैंड या बिल्डिंग का ओनर है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पेमेंट रेंट ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, रेट क्या है 5%। एग्जाम्पशन कब है, इफ रेंट पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इज लेस देन और इक्वल टू ₹50,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो 50,000 तक की एग्जाम्पशन है पर मंथ की। अब देखिए याद रखना कि जो ये TDS है वो कब काटेगा, महीने के एंड में। जैसे मैंने बोला कि 31 मार्च है तो 31 मार्च को, अगर 31 मार्च को जो 12वें महीने का रेंट पे होता है तो तब वो TDS काटेगा कितना, 12 लाख का 5%। ये नहीं कि हर महीने का 1 लाख है तो 1 लाख का 5% काटा, 5,000 5,000 5,000, ऐसे नहीं है। पूरा 12 लाख रुपए का रेंट है, उसका 5% 60,000। और आपको पता है कि महीने के एंड में वो रेंट कितना पे करेगा, 1 लाख पे करेगा 31 मार्च को, क्योंकि हर महीने का वो रेंट पे कर रहा है। तो हर महीने उसने क्या करा, 1 लाख पे करा। लेकिन जैसे ही 12वां महीना आया, जो 31 मार्च आया, उसमें उसने 1 लाख में से 60,000 लेस कर दिए TDS के, जो कि गवर्नमेंट में जमा होंगे, और बाकी 40,000 उस ओनर को पे कर दिए जिससे उसने रेंट पे लिया है। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे यही बोल रहा है। पर देखिए अगर मान के चलिए कोई पर्सन, जैसे मैं क्या करता हूँ, 1 अप्रैल 20 को किराए पे लेता हूँ और 31 दिसंबर को खाली कर देता हूँ, 31 दिसंबर को खाली कर देता हूँ, तो उस केस में वैकेंट हो गया, तो ये लास्ट महीना कहलाएगा। अब इस केस में क्या कर रहा हूँ मैं, 1 लाख रुपए रेंट पे कर रहा हूँ,
फिर मई का रेंट पे कर रहा हूँ 1 लाख, फिर जून का पे कर रहा हूँ, इस तरीके से दिसंबर आ गया। तो इस केस में आपको पता है कि 1 लाख इंटू 9 कितने हो गए, क्योंकि 9 महीने का रेंट पे किया 9 लाख। उस 9 लाख का 5% कितना हो गया 45,000। ठीक है, समझ गए। अब ये 45,000 किस में से लेस होगा, ये 45,000 जो मेरे 31 दिसंबर का 1 लाख रुपए का रेंट है उसमें से लेस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, और बाकी मैं क्या करूँगा सामने वाले ओनर को दे दूंगा और उसको क्या बोलूँगा ये 45 मैंने TDS काट दिया है जो गवर्नमेंट में जमा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बोल रहा है। तो देखिए टाइम ऑफ TDS में यही बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ द रेंट फॉर लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर, जो मैंने बताया 31 मार्च, और लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी इफ प्रॉपर्टीज वैकेटेड ड्यूरिंग द ईयर, जो मैंने बताया 31 दिसंबर, टू द अकाउंट ऑफ पे, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर। तो देखिए आपको पता है कि जनरली आप क्या बोलते हो, क्रेडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पे, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पे, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर। लेकिन यहाँ पे जनरली क्या है कि जो रेंट हो रहा है वो आप लास्ट मंथ में क्या कर रहे हो, जो पे कर रहे हो उस वक्त आप TDS काट रहे हो। जो लास्ट मंथ में आप रेंट पे कर रहे हो उस मंथ में आप TDS काट रहे हो, या जब भी आप क्या कर रहे हो वैकेंट कर रहे हो, खाली कर रहे हो, तो वो मंथ आपका लास्ट मंथ कहलाएगा, उसमें आपको TDS काटना पड़ेगा। ये हो गया। और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, अगर पेमेंट पहले हो रहा है तो विच इज अर्लियर, तो पेमेंट समय TDS काटोगे। नोट, डिडक्शन नॉट टू एक्सीड रेंट फॉर लास्ट मंथ इवन नो पेन इज प्रोवाइडेड। देखिए मान के चलिए आप TDS काट रहे हो लेकिन बिल्डर ने आपको, मैं बोल सकता हूँ, पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करा, तो हमारा जो 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 दिसंबर का केस है मान के चलिए, तो उस पर कितना बनता है। देखो मैं जैसे बोलता हूँ कि जनरली आपको पता है कि 1 लाख दे रखे हैं, इंटू 9 मंथ के अकॉर्डिंग कितना हो गया 9 लाख का रेंट हो गया। ठीक है, अब अगर सामने वाले जो ओनर है उसने क्या करा, पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करा, तो जैसे मेरे जैसा रेंट पे करने वाला है वो क्या करेगा 20% से TDS काटेगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोविजन आपको पता है हायर रेट से आप काट सकते हो। अगर सामने वाला पैन नंबर नहीं दे रहा तो आप क्या करोगे 20% के अकॉर्डिंग 1,80,000 काटोगे। लेकिन जो रेंट पे करने वाला जैसे मैं क्या बोलूँगा कि यार मैंने रेंट जो मैं पे कर रहा हूँ वो तो ओनली 1 लाख का ही है, तो मैं 1,80,000 इसमें से कैसे डिडक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ओनली 1 लाख ही डिडक्ट कर पाऊंगा, जनरली यही इस सेक्शन में कवर कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है डिडक्शन नॉट टू एक्सीड रेंट फॉर लास्ट मंथ इवन इफ नो पैन इज प्रोवाइडेड, सेक्शन 206AA रिक्वायर्स प्रोवाइडिंग ऑफ पैन ऑफ द डिडक्टेड टू डिडक्टर, फेलिंग विच टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट 20%। देखिए सेक्शन 206AA क्या बोलता है कि जो TDS की नॉर्मल रेट है या 20% विच इज़ हायर, कब, अगर पैन प्रोवाइड नहीं किया, ये तो आपको पता है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, वेयर द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206AA, सच डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड रेंट पेबल फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर और द लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी। देखिए अगर 31 दिसंबर की भी बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि अगर मैं 31 मार्च की बात कर रहा हूँ तो आपको पता है कि उस केस में क्या होगा, पूरे 12 महीने का रेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने 1 अप्रैल से रेंट पे लिया 31 मार्च तक, तो 12 लाख रुपए का जो रेंट है उसका जो TDS हुआ कितना हुआ 5%, 60,000 क्या हो गया। लेकिन अगर पैन नंबर नहीं दिया तो 20% के अकॉर्डिंग कितना हो गया 2,40,000 हो गया TDS, जबकि रेंट कितना पे कर रहे हो आप 1 लाख ही पे कर रहे हो। तो आप क्या बोलोगे 1 लाख में से मैं 2,40,000 कैसे डिडक्ट कर सकता हूँ, तो ये गलत हो गया। तो उस केस में आप 1 लाख तक ही डिडक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सामने वाला ओनर है या सामने वाला जो लैंडलॉर्ड है जिससे आपने रेंट पे लिया है उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, और सारा का सारा जो रेंट का पार्ट है वो TDS के फॉर्म में जमा हो जाएगा। यही पार्ट हो गया। फिर देखिए आपको दे रखा है सेक्शन 194 IC, इसमें क्या बोल रहा है, TDS ऑन पेमेंट अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, डिडक्टर एनी पर्सन पेमेंट कंसिडरेशन पेड टू ए रेसिडेंट अंडर ए जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A। ये जनरली मैंने आपको PGBP या मेरे को ध्यान आ रहा है कैपिटल गेन उसमें कवर कराया था, तो एक बार वहाँ जाके आप देख लेना जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का पार्ट। देखिए वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या होता है, एक बिल्डर होता है, जो बिल्डर बॉडी बिल्डर नहीं बोल रहा, जो जनरली क्या करता है मकान बनाने का काम करता है। तो आपको पता है कि आप ओनर हो किसी पर्टिकुलर लैंड के, उसने क्या बोला कि ये जो लैंड है ये मैं ले लेता हूँ और इस पर मैं क्या करूँगा प्लॉट काट दूंगा, अलग अलग प्लॉट बना दूंगा, और उसका जो भी सेल वैल्यू का पार्ट होगा उसका एक कमीशन दे दूंगा, यानी जो भी बिकेगा उसका कमीशन दे दूंगा। या जो भी मैं प्लॉट काट रहा हूँ उसमें से जैसे देखिए 10 प्लॉट काट रहा हूँ, आपको 4 प्लॉट दे दूंगा, 5 प्लॉट दे दूंगा। तो जनरली बिल्डर क्या कर रहा है, पे कर रहा है। ठीक है, ओनर को क्या कर रहा है, सेल वैल्यू का एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे कर रहा है। जो प्लॉट वैल्यू है
उसका कुछ ना कुछ अमाउंट दे रहा है, लैंड वैल्यू उसका कुछ ना कुछ अमाउंट पे कर रहा है। तो देखिए जनरली एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ जो आपस में सहमति से हुआ। बिल्डर ने क्या बोला, इसमें जनरली मैं क्या करूँगा, अलग अलग प्लॉट बनाऊंगा, एक फ्लैट बनाऊंगा, लोगों को बेचूंगा, उससे जो भी वैल्यू मिलेगी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या है, बिल्डर लैंड ओनर को पे कर रहा है, क्या कर रहा है, पे कर रहा है। तो पे करते समय वो 10% टीडीएस काटेगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, एनी पर्सन कंसिडरेशन पेड टू ए रेसिडेंट अंडर ए जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। फिर देखिए रेट क्या है, 10% ऑन अमाउंट पेड। तो मान के चलिए अगर 10 लाख पे किया है, ऐसे नॉर्मल एग्जांपल बता रहा हूँ, तो 10 लाख का 10%, 1 लाख टीडीएस कटेगा। उसके बाद 9 लाख सामने वाले लैंड ओनर के हाथ में आएंगे, याद रखना, ठीक है। इस तरीके से बोल रहा है। अब देखिए बोला नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194। आइए देखिए, आप देख सकते हैं, सिंस टीडीएस प्रोविजन फॉर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A इज कवर्ड अंडर सेक्शन 194 IC, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 IA डू नॉट गेट अट्रैक्टेड इन सच केस। अभी आपने देखा जो ये IB था, इससे पहले जो था वो IA से रिलेटेड था, जो कि किसकी बात कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमोल प्रॉपर्टी। तो इस केस में बोल रहा है कि जनरली 194 IA के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब किसी पर्टिकुलर प्रोविजंस या हम बोल सकते हैं पॉइंट के अलग से सेक्शन दे रखे हैं तो वो उसी में कवर होगा, उसके लिए कोई अलग से सेक्शन की जरूरत होगी ही नहीं, सीधी सी बात। अब देखिए लास्ट सेक्शन आपका आज की वीडियो का, इसमें क्या बोल रहा है, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज सेक्शन 194J। तो देखिए इसमें जनरली डिडक्टर के नाम दे रखे हैं। डिडक्टर में क्या बोल रहा है, ऑल पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड HUF, इसकी बात कर रहा है। लेकिन इंडिविजुअल HUF कब आएंगे, जब वो टैक्स ऑडिट के दायरे में आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, अगर वो टैक्स ऑडिट में नहीं आते तो उस केस में उनको TDS काटने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए अगर मैंने किसी CA से प्रोफेशनल सर्विस ली, ठीक है, और मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैं किस में आता हूँ, टैक्स ऑडिट में आता हूँ, तब जाके मैं क्या करूँगा, TDS काटूंगा। पर इसके साथ साथ देखिए और भी कंडीशन है कि अगर मैंने CA से प्रोफेशनल सर्विस ली तो मान के चलिए अगर उसने बिल बना के दिया कितने का, 50,000 का, और उस पर उसने GST मान के चलिए ले ली, मैं एक कोई ऐसे रैंडम अमाउंट बता रहा हूँ 5,000, तो टोटल मिला के 55,000। तो मैं 55,000 पे नहीं काटूंगा, मैं 50,000 पे काटूंगा। और ये भी याद रख लेना कि जो एग्रीगेट पेमेंट है अगर वो 30,000 है उससे कम है, अगर एग्रीगेट पेमेंट यानी जो बिल बन रहा है मान के चलिए जो 50,000 दे रखा है जैसे, तो अगर वो 30,000 है उससे कम का बन रहा है तो मैं TDS नहीं काटूंगा, मैं TDS नहीं काटूंगा, एग्जाम्प्ट है मेरे लिए एक तरीके से। या हम बोल सकते हैं कि सामने वाले की इनकम पर मुझे TDS काटने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए जो ये पार्ट है जनरली वो अलग अलग सर्विस से रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस भी आएगी, टेक्निकल सर्विस भी आएगी, रॉयल्टी का पार्ट भी आएगा, नॉन कम्पीट फीस का पार्ट भी आएगा, और इसी तरीके से डायरेक्टर की फीस भी जनरली आ जाएगी। याद रखना डायरेक्टर एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो एम्प्लॉय के फॉर्म में काम करना नहीं चाहिए, जिसमें हम बोल सकते हैं एनी रेम्यूनरेशन फीस कमीशन अदर देन सैलरी टू डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज। का मतलब क्या है, उसके अलावा हो। जैसे मान के चलिए अगर डायरेक्टर फीस मिल रही है डायरेक्टर को तो वो एम्प्लॉय के फॉर्म में नहीं मिल रही, तो उस केस में TDS कटेगा। और याद रखना डायरेक्टर फीस अगर मिल रही है तो कोई एग्जाम्पशन लिमिट भी नहीं है, तो इसका मतलब 30,000 का केस डायरेक्टर फीस के केस में देखेंगे ही नहीं। इसका मतलब अगर उसको 20,000 भी मिल रहे हैं तो उस पर 10% TDS कट जाएगा, और कंपनी क्या करेगी, 10% TDS काट के यानी 2,000 TDS काट के नेट 18,000 इसको देगी। ठीक, इस तरीके से बोल रखा है। तो यहाँ पे देखिए यही बोल रहा है, डिडक्टर मैंने बता दिया, पेई कौन है, रेसिडेंट पर्सन कोई भी हो सकता है जो इनकम जनरेट कर सकता है। रेट ऑफ TDS 10% ऑन टोटल पेमेंट एक्सक्लूडिंग GST। अमेंडमेंट क्या बोल रहा है, इफ पे इज एंगेज ओनली इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर। इसका मतलब क्या है, जो इनकम जनरेट कर रहा है, जो ओनर है वो कॉल सेंटर का क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और सामने वाला अगर सर्विस ले रहा है तो सामने वाला 2% TDS काटेगा। तो कॉल सेंटर के बिजनेस के केस में TDS की रेट 10% नहीं होगी, 2% होगी, जो कि कब से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2017। अब देखिए नो TDS की बात कर रहा है तो उसमें क्या बोल रहा है, ऑन सर्विस प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल और HUF फॉर पर्सनल पर्पजेज। ठीक है, जैसे आप मान के चलिए कि देखिए मैं प्रोफेशनल सर्विस की बात कर रहा हूँ, टेक्निकल सर्विस की बात कर रहा हूँ, तो इसमें कंसल्टेंसी सर्विस भी आ जाती है। तो अगर एक डॉक्टर मरीज को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है और जो बिल बन गया वो 50,000 का बन गया, तो ये थोड़ी कि जो मरीज है या पेशेंट है वो 10% TDS काटेगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये जनरली पर्सनल पर्पज की सर्विस हो गई, तो उस केस में TDS नहीं कटता। ठीक है, जो पे करने वाला वो TDS नहीं काटता, याद रख लेना, क्योंकि हमेशा रखना जो एक्सपेंस करने वाला होता है वो TDS काटता है। तो यहाँ पे कौन कर रहा है, जो पेशेंट है वो पे कर रहा है, तो वो TDS नहीं काटेगा। फिर देखिए क्या बोल रहा है, एग्रीगेट पेमेंट इज लेस देन और इक्वल टू 30,000 टू ए पर्सन इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में भी TDS नहीं कटेगा। देखिए ये भी बोल रहा है एग्जम्पशन लिमिट ऑफ ₹30,000 इज अवेलेबल सेपरेटली फॉर इंडिविजुअल सर्विसेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान के चलिए कि जो प्रोफेशनल सर्विस है वो जैसे कितने की है, 20 की है,
और टेक्निकल सर्विस 25 की है, आपने सेम पर्सन से ली। अगर आपने सेम पर्सन से प्रोफेशनल सर्विस भी ली और टेक्निकल सर्विस ली तो आपको पता है कि वो अलग अलग सर्विस है, तो इसको एक साथ कंबाइंड नहीं करेंगे, तो इसके लिए 30 का पार्ट अलग देखा जाएगा और इसके लिए 30,000 की एग्जाम्पशन का पार्ट अलग देखा जाएगा। तो इसका मतलब दोनों ही केसेस में टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपने एक ही पर्सन से अलग अलग तरह की प्रोफेशनल सर्विस दी तो वो एग्रीगेट हो जाएगी रखना, और वो टोटल 30,000 की लिमिट में आएगी। लेकिन अगर आपने अलग अलग जैसे प्रोफेशनल सर्विस ली, टेक्निकल सर्विस ली, आपने कोई नॉन कम्पीट फीस का जनरली क्या अगर आप पेमेंट किया, तो उस केस में 30,000 का पार्ट अलग अलग देखा जाएगा, इसमें अलग देखा जाएगा, इसमें अलग देखा जाएगा, इसमें अलग देखा जाएगा, सेपरेटली देखा जाएगा। Thus, if payment to a person toward each of the above is less than rupees 30,000, no tax is required to be deducted at source, even though aggregate payment or credit exceed rupees 30,000। ठीक है, क्या बोल रहा है, चाहे एग्रीगेट पेमेंट हो जाए, कहने का मतलब चाहे 20 + 25 45 हो रहे हैं, तब भी टीडीएस आपको काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग सर्विस के केस में वो 30 से कम है। अलग अलग सर्विस के केस में वो 30 से कम है, 30 या उससे कम होने चाहिए, जनरली ये याद रख लेना। हावर नो एग्जाम्पशन लिमिट इज अवेलेबल फॉर डायरेक्टर फीस। इसका मतलब क्या है, डायरेक्टर को अगर 20,000 भी पे कर रहे हैं, मैंने बताया 25,000 भी पे कर रहे हैं, तो वो 30 से कम है, लेकिन फिर भी टीडीएस कटेगा, फिर भी टीडीएस कटेगा। अब देखिए नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, मैंने आपको बता दिया, प्रोफेशनल सर्विस, तो नीचे प्रोफेशनल सर्विस की मीनिंग दे रखी है। और याद रखना कि एक तरीके से ये मैं बोल सकता हूँ कि इसमें जो सर्विसेज दे रखी है वही इंक्लूड होगी, इसके अलावा और कोई इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, जो इसमें दे रखी है वही जनरली इंक्लूड होगी, इसके अलावा और कोई इंक्लूड नहीं होगी। टेक्निकल सर्विसेज का पार्ट दे रखा है, उसकी भी मीनिंग दे रखी है, तो यही इंक्लूड होगी, इसके अलावा इंक्लूड नहीं होगी, ये जनरली बोल सकते हैं। फिर एनी रेमुनरेशन फीस कमीशन अदर देन सैलरी टू डायरेक्टर ऑफ कंपनी, तो मैंने बताया जो डायरेक्टर है वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय होगा तो उस केस में आपको पता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आ जाता है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल हो जाती है और उसके अकॉर्डिंग टीडीएस कटता है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तब जाके 194J के प्रोविजन अप्लाई होंगे, 194J के प्रोविजन अप्लाई होंगे। डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उस केस में 30,000 की एग्जाम्पशन भी नहीं देखी जाएगी। फिर देखिए बोल रहा है रॉयल्टी नॉन कम्पीट फीस, वही मेरे 2 किलोमीटर के एरिया में तुम बिजनेस मत करना, मैं आपको इतना पेमेंट कर देता हूँ, तो जितना भी पेमेंट होगा अगर वो 30,000 से ऊपर का हो रहा है तो उस केस में टीडीएस 10% कटेगा, याद रख लेना। रॉयल्टी फीस का पेमेंट किया तो उस पर भी टीडीएस कटेगा, ये बोल रहा है। सीबीडीटी हैज़ नोटिफाइड द सर्विस रेंडेड बाय फॉलोइंग पर्सन इन रिलेशन टू स्पोर्ट एक्टिविटी एज प्रोफेशनल सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 194J। तो देखिए स्पोर्ट पर्सन हो गया, एम्पायर रेफरी वो भी इसमें आ गए, कोचेज एंड ट्रेनर्स ये भी आ गए, प्रोफेशनल सर्विस में आ गए, टीम फिजिशियन एंड ये बोल रहा है फिजियोथेरेपिस्ट, इवेंट मैनेजर्स, कमेंटेटर, एंकर्स एंड स्पोर्ट कॉलमनिस्ट। तो देखिए कमेंटेटर कमेंट्री करते हैं और उसके बदले में जो चार्जेस लेते हैं, तो जो भी कंपनी या जैसे बीसीसीआई प्रोवाइड कर रहा है या कोई स्पोर्ट्स चैनल प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या करेगा, टीडीएस काटेगा, क्योंकि उनको जो पेमेंट होता है आपको पता है कि 30,000 से ज़्यादा ही होता है। जो एक पेमेंट होता है वो इससे ज़्यादा ही नॉर्मल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं वो। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली द रिक्वायरमेंट ऑफ टीडीएस एज पर सेक्शन 194J वुड अप्लाई टू ऑल द अफोरसेड प्रोफेशंस। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो टीडीएस के प्रोविजन है इन सारे प्रोफेशन पे अप्लाई होंगे। फी फॉर टेक्निकल सर्विस में क्या बोल रहे हैं, इट मीन्स एनी कंसिडरेशन इंक्लूडिंग एनी लमसम कंसिडरेशन फॉर रेंडरिंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज। मैनेजरल सर्विस भी आ जाएगी, टेक्निकल सर्विस भी आ जाएगी, कंसल्टेंसी सर्विस भी आ जाएगी, प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सनल ये भी आ जाएगी। It is expressly provided that the term fee for technical services will not include the following type of consideration। देखिए बोला consideration for any construction, assembly, mining और like project। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि देखिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, उसके लिए मैंने अलग से आपको सेक्शन बता दिया, जैसे 194C जनरली बताया था, लेबर कॉन्ट्रैक्ट का अलग बता दिया। तो जनरली ये वाले पार्ट इसमें कवर नहीं होते। तो फी फॉर टेक्निकल सर्विस में ये कंस्ट्रक्शन की कोई कंसिडरेशन का पार्ट, असेंबली का, माइनिंग का या इसी टाइप के कोई प्रोजेक्ट हैं जो वर्क प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो वो जनरली नहीं आएंगे। कंसिडरेशन विच इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, तो कंसिडरेशन जो सैलरी में चार्जेबल है वो भी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टर अगर एम्प्लॉय के फॉर्म में काम कर रहा है तो आपको पता है कि इनकम फ्रॉम सैलरी के पार्ट में आएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तो वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बोल दिया टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमोबल प्रॉपर्टी, ये भी कर ही लेते हैं क्योंकि सिंपल सा पार्ट है। देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, गवर्नमेंट क्या करती है, आपके प्रॉपर्टी को कंपलसरी एक्वायर कर लेती है क्योंकि वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के बीच में आ रही है, तो उस पर जनरली क्या कर रही है, गवर्नमेंट आपको पे कर रही है, तो गवर्नमेंट टीडीएस काटेगी। तो यहाँ पे डिडक्टर में क्या बोल रहा है, एनी पर्सन पेइंग कंपनसेशन, जो भी पर्सन अगर आपको कंपनसेशन पे कर रहा है तो टीडीएस काटेगा।
किसको पे कर रहा है? रेसिडेंट पर्सन को। पेई कौन है? रेसिडेंट पर्सन ओनली। पेमेंट क्या है? कंपनसेशन और एनहांस कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। देखिए याद रखना, अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड ऊपर भी बोल रखा है, मैंने एक पॉइंट में नहीं बताया आपको। कहाँ गया? सबसे पहला पॉइंट था, देखिए ये रहा, अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। तो इसमें मैंने आपको क्यों नहीं बताया, थोड़ा भूल गया, पर याद रखना एग्रीकल्चर लैंड क्यों नहीं आता, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड वैसे भी एग्जेम्प्टेड इनकम से रिलेटेड होता है। जब उसको ट्रांसफर करते हैं, बेचते हो, तो वो कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में आ जाता है और उस पर टैक्स का पार्ट अप्लाई नहीं होता, यानी उसको बेचने पर टैक्स का पार्ट अप्लाई होता ही नहीं है, तो उस पर टीडीएस के प्रोविजन भी अप्लाई नहीं होंगे। इसलिए सारे पार्ट में आप देखना यही बोल रखा है, अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। इसमें भी देखिए क्या बोल रखा है कि जो कंपनसेशन मिला या एनहांस कंपनसेशन मिला कि आपकी लैंड एंड बिल्डिंग को कंपलसरी एक्वायर कर लिया गया है डिडक्टर द्वारा यानी गवर्नमेंट द्वारा, तभी वो टीडीएस काट रही है आपकी इनकम पर, यानी जो भी आपको ये कंपनसेशन मिल रहा है या एनहांस कंपनसेशन मिल रहा है, लेकिन उसमें अदर देन एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहा है, तो उस पर टीडीएस कटेगा ही नहीं। रेट ऑफ टीडीएस 10% ऑफ इनिशियल और एनहांस कंपनसेशन। टीडीएस कब नहीं कटेगा? अगर एग्रीगेट पेमेंट 2.5 लाख यानी 2,50,000 से कम हो या उसके इक्वल हो। अगर आपको जो एग्रीगेट पेमेंट मिला है कंपनसेशन का या एनहांस कंपनसेशन का वो 2,50,000 या उससे कम मिला है, तो आपकी इनकम, ये इनकम ही हो गई एक तरीके से, इस पर टीडीएस नहीं कटेगा, इस पर टीडीएस नहीं कटेगा। अब देखिए बाकी सारे प्रोविजन सिंपल है, तो उसको मैं अगली वीडियो में पढ़ाते रहूँगा। कुछ अगर टिपिकल होंगे तो मैं आपको जरूर कवर कराऊंगा एक्स्ट्रा, जैसे मैं प्रोविजन समझाता रहता हूँ या एग्जाम्पल बताता रहता हूँ, इस तरीके से कवर होते जाएंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।